जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 7 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे, वो यूरोप की रिवर कवर करेंगे। देखो न्यूज़ में था हमारा नीपर रिवर या फिर निप्रो रिवर। न्यूज़ में क्यों था? तो भई यूक्रेन ने बोला था कि भई रशिया वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे सुसाइडल मिशन्स लॉन्च कर रहे हैं। सुसाइडल मिशन में क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, उसको मैंने भेज दिया और उसके साथ बॉम्ब लगा हुआ है या फिर बंदूक उसको मैंने दे दी है। उसका काम यही है कि जितना हो सके उतनों को मारना, जब तक कि वो खुद ना मर जाए। यही सुसाइडल मिशन होते हैं। या फिर ऐसा होता है कि खुद बॉम्ब लेके खुद ही फूट जाते हैं, पर भीड़ में जाके फूटते हैं। तो ये सब सुसाइड है। ओके, नीप्रो रिवर ये यूक्रेन को नॉर्थ और साउथ में राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है। जो कीव उनकी कैपिटल है, वो भी इस नीप्रो रिवर की बेसिन पे ही पड़ती है। यूरोप की 4th लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, दान्यूब एंड यूराल। ठीक है, ये वाल्दा हिल से शुरू होते हुए ब्लैक सी में ड्रेन होती है, खत्म होती है। आजू बाजू की कंट्रीज इसकी रशिया, बेलारूस और यूक्रेन। ओके, पर हमारा इतना काम नहीं है, ठीक है। हम दूसरी भी रिवर्स देखेंगे जो कि यूक्रेन की जो कि यूरोप की रिवर है। सबसे पहले नीप्रो देख लेते हैं, नीपर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ही ये वहां पे पहले यहाँ पे देखो जितनी भी यूरोप की रिवर है ना, वहां पे मैंने इसको यहाँ लिख दिया है सबको। तो अगर आपको देखना है तो आप इधर से ही देख सकते हो, हाँ, कि भाई उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे खत्म होती है। और ये रहा अपना नीबर रिवर, इसी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अभी देख लीजिए कहाँ से शुरू होती है भाई। तो यहाँ पे ना रशिया के पड़ते हैं वाल्दाई माउंटेन्स। ये वाल्दाई माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे। यहाँ से दो रिवर निकलती है, मेनली दो, बहुत सारी निकलती है पर मेन दो रिवर निकलती है। एक है हमारी वोल्गा और एक है अपनी निप्रो। निप्रो को सबसे पहले देखते हैं। तो देखो ये वाल्दाई है रेंज से शुरू होती हुई ये यूक्रेन, बेलारूस और रशिया से होते हुए आखिर में मिल जाती है अपने ब्लैक सी में, ठीक है। ये वाला ब्लैक सी है। ओके, तो ये तो हो गई भाई, यही रिवर थी हमारी मेन तो न्यूज में। पर दूसरी रिवर्स भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एशिया को और यूरोप को डिवाइड कौन कौन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ जाता है, तो ये यूराल माउंटेन रेंजेस है। सबसे पहले ये डिवाइड करती है यूरोप को और एशिया को। फिर कास्पियन सी आता है जो कि अगेन एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। फिर यहाँ पे आता है कोकसन रेंज, वो डिवाइड करता है। और एट लास्ट में आता है हमारा ब्लैक सी। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नीचे बताए गए कौन से लैंडफॉर्म्स हैं या फिर कौन से फॉलोइंग्स हैं जो कि यूरोप को और एशिया को डिवाइड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक है हमारे पास यूराल माउंटेन, एक है कॉकसन माउंटेन, ठीक है। और दूसरे दो सी आएंगे, एक कास्पियन सी और एक ब्लैक सी, ठीक है। और ये सारे के सारे हमने यहाँ पे देख लिए कहाँ पे पड़ते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे रिवर देख लेते हैं। तो एक तो ये नीप्रो हमने देख ली, उसके बाजू की देख लेते हैं वोल्गा, जो कि अगेन वाल्दाई हिल्स से ही शुरू हो रही है। ये वोल्गा शुरू होती है, बहुत सारी कंट्रीज में बहती है और आखिर में खत्म हो जाती है कास्पियन सी में। ओके, याद रखना है कास्पियन सी में। कास्पियन सी हमने बहुत बार देखा हुआ है। कास्पियन सी की मेजर दो रिवर है, एक है वोल्गा और एक है यूराल। यूराल कहाँ से निकलती है? तो यूराल माउंटेन से निकलती है, इसीलिए यूराल नाम है, और कास्पियन सी में खत्म हो जाती है। ओके, डन है। और ब्लैक सी में दूसरी कौन सी आती है? तो डॉन रिवर भी ब्लैक सी में आती है। ये सेंट्रल रशियन अपलैंड से वहां से शुरू होती है और बहती हुई सी ऑफ अजोव में खत्म हो जाती है। ये पूरा का पूरा रशिया ही है। फिर हमारी बड़ी रिवर आती है एक डेन्यूब। डेन्यूब देखो यहाँ से शुरू होती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ जर्मनी। शायद, शायद नहीं, पक्का हमने शायद कल ही देखा था। फिर यहाँ से शुरू शुरू होते हुए ब्लैक सी में खत्म हो जाती है। तो ब्लैक से शुरू, ब्लैक से खत्म, डेन्यूब। ओके, और जो रिवर जो कि न्यूज में चल रही है वो रिवर है अपनी शाइन रिवर या फिर सेन रिवर। ये देख ले, ये फ्रांस में बहती है, सोलली फ्रांस में है। ये शुरू कहाँ से होता शुरू को देखो, इसकी मैं लोकेशन देख लेता हूँ एक सेकंड। सेन, फ्रांस, कोडी, कोडी और फ्रांस, ये उसके सोर्स है, माउंटेन का सोर्स है। और फिर यहाँ से बहती हुई ये इंग्लिश चैनल में खत्म हो जाती है। ओके, फिर उसके बाजू की साइन और राइन दोनों हमेशा साथ में चलती है, मतलब साइन राइन साथ में बोलते हैं। जो राइन रिवर है वो स्विफ्ट आल्प्स है, यहाँ पे हमारे आल्प्स आते हैं, ठीक है। ये आल्प्स आल्प्स माउंटेन है। यहाँ पे आल्प्स में से जो स्विश आल्प्स है, मतलब कोई स्विट्जरलैंड वाले जो माउंटेन्स हैं एल्प्स, वहां से शुरू होती हुई ये नॉर्थ सी में खत्म हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी सारी मेजर रिवर्स, मेजर जो कि न्यूज में चलती रहती है और देखने में भी आती है, यूरोप की रिवर्स। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज देख लें तो भाई ये याद रखना, यहाँ पे पायरेनीज माउंटेन रेंजेस है जो फ्रांस को और अपना ये स्पेन को अलग करती है। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री भी आती है, यस, एंडोरा आती है, एंडोरा।
ठीक है, एंडोरा दोनों के बीच में पड़ती है, यहाँ पे बीच में पड़ जाती है, यहाँ पे स्पेन आता है, यहाँ पे फ्रांस आता है, यहाँ पे छोटा सा एंडोरा आता है और यहाँ पे हमारी पायरेनीज माउंट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज में ये चली रही है। और जो सेन रिवर है ना, ये इसी के बैंक पे अपना ये पेरिस शहर भी है। फिर यहाँ पे देखिए वॉस्जेस माउंटेन रेंज पड़ती है, ये भी यूपीएससी का पार्ट था, लास्ट ईयर ही पूछा था, तो ये भी याद रखना। ओके चलिए, अभी न्यूज देखते हैं। ये तो देख लिया, अभी ये हम पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई लोग मिसयूज कर रहे हैं पीआईएल का। सबसे पहले पीआईएल होती क्या है? पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपने वो मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, एलएलबी। उसमें क्या होता है कि कोई पर्सन जो सड़क पे सो रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चला के चढ़ा देता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पर सड़क से सोने वाले सब गरीब लोग थे, इसलिए कोई उनके जग के लिए लड़ने वाला था नहीं। तो कोई अदर पर्सन, यहाँ पे जो एक्टर था वो, मैं उनका नाम भूल गया, शायद अरशद वारसी, वो खुद फाइल कर देते हैं उनके बिहाफ पे कंप्लेन कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है और मैं इनका केस लड़ूंगा। मतलब क्या है कि पब्लिक का इंटरेस्ट वायोलेट हुआ है, उसके लिए कोई और लड़ रहा है, तो वही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसका मतलब क्या है कि कोई अदर पर्सन भी किसी और के जस्टिस के लिए लड़ सकता है। इसका हम जेनेसिस देखें तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई 1976 में पीआईएल की बात बोली गई थी और बोला था कि हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई को थोड़ा सा रिलैक्स करो। लोकस स्टैंडाई क्या होता है उसको देखते हैं। फिर हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पहली बार रिपोर्ट हुई पीआईएल कि हाँ भाई ये जरूरी है। और ये ना शायद प्रिजन के लिए रिपोर्ट हुई थी कि जो प्रिजनर्स होते हैं ना उनके साथ भी भाई ठीक से व्यवहार होना चाहिए, उनकी जो ह्यूमनली कंडीशन होनी चाहिए। फिर पीएन भगवती एंड जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर, उस दौरान पहली बार हमने एडमिट किया पीआईएल को, और ये पहले जज बने थे जो इनको एडमिट किए थे। ठीक है, इसीलिए जो पीएन भगवती है उनको फादर ऑफ पीआईएल बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैंने शायद एक बार पूछा भी था, एक बार क्या 10-15 बार हमने बात की हुई है इसकी। ओके, इसके साथ जुड़े हुए मेजर केसेस कौन से हैं? तो ट्रिपल तलाक केसेस है और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को हाँ बोलने वाला जो केस है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर हाँ, एक और मेजर जजमेंट है, जो हाजी अली की जो दरगाह है ना उसको वुमन के लिए ओपन किया गया था। इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ पीआईएल। पीआईएल गई और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी हाईलाइट हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलिए, अब ये लोकस स्टैंडाई होता क्या है? तो भाई कोई भी ऐसा पर्सन जिसके राइट डायरेक्टली वायोलेट नहीं हो रहे हैं, वो कोई अदर पर्सन है, तो हमने हाँ बोली कि भाई पीआईएल में ऐसा चल सकता है। बाकी कायदे से लोकस स्टैंडाई क्या है कि किसी के भी अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके पास राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के दौरान अपने आप को पेश कर सकता है, अपने राइट्स के लिए जा सकता है। ओके, अब ये लोकस स्टैंडाई तो कंफर्म था, पर पीआईएल में हमने लोकस स्टैंडाई को थोड़ा सा रिलैक्स किया और बोला कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके राइट वायलेट हुए वही कंप्लेन कर सकता है, कोई अदर पर्सन है वो भी उनके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको जॉली एलएलबी का दे दिया, आपने मूवी देखा है तो डायरेक्टली लिंक कर लेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, समझ लीजिए कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे किसी ने थप्पड़ बप्पड़ मार दी और मुझे दो डाला भाई एकदम, पर मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ लड़ पाऊं। तो कोई और वकील हो या फिर कोई और अदर पर्सन हो जो कि थोड़ा सा कैपेबल है, उसे मेरे लिए बुरा लगा, तो मेरे बिहाफ में केस फाइल कर सकता है कि भाई ये युवराज को मारा ना वो आपने ठीक नहीं किया है, इसलिए मैं इनके बिहाफ पे केस फाइल करता हूँ। वो बस मेरे बिहाफ पे लड़ेगा, बात करेगा। ओके, फिर इसी के जैसा दूसरा होता है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी क्या बोलता है? तो वही कोर्ट का एडवाइजर होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट या फिर एडवाइजर ऑफ कोर्ट। वो सारे मैटर्स में कोर्ट की हेल्प करेगा, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोवाइड करनी, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी, ये सब का सब। ओके, ये दोनों आप याद रखोगे, एमिकस क्यूरी और लोकस स्टैंडाई। ओके चलिए, पीएल की डेफिनेशन क्या है? रिफर्स टू लिटिगेशन फाइल्ड बाय पार्टी विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई, मतलब जो पर्सन नहीं है उसके खिलाफ और उसके बिहाफ। ओके, आप समझ गए हो अभी। की फीचर्स क्या है? सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ऑफ कोर्स। कहां से ली हुई है? अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से हमने ली हुई है। इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट एंड एक्ट, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। जबकि पावर किसके पास है इसकी? तो कोर्ट के पास है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ये आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट अंडर इसको एडमिट करता है अंडर राइट 32 एंड 226। ओके, कंसर्न्स क्या है भाई पीआईएल के? बहुत सारे लोग ऐसे ही पीआईएल फाइल कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो कई बार जुडिशियल ओवररीच हो जाती है कि पीआईएल के अंदर जो इनका डोमेन ही नहीं होता है, उनके बाहर ही कोर्ट आके कुछ काम कर देती है और जुडिशरी के अंदर बर्डन बढ़ता है। दैट्स इट। चलिए, अभी रिसेंटली
क्या हुआ था कि हमारे एरिया में कोई पर्सन थे, उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी थी कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है गवर्नमेंट का यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्रिज ब्रिज बना रहे हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कई बार रात में भी चलता है। और वो रात में जो कंस्ट्रक्शन चलता है उसकी वजह से जो वहां पे ना थोड़े से स्लम्स रहते हैं, वो स्लम्स को बहुत आवाज आती है और उनकी रात खराब होती है, उनको पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन वो सब झेलने पड़ता है, उसके लिए पीआईएल डाल दी थी। तो ये सब देखना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे भी फाइल हो रही है कि भाई इनका राइट्स वायलेट हो रहे हैं। चलिए फिर यूएन वुमन, अच्छा ये बाद में देखेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। 25th एनिवर्सरी, ओके इसको देखिए। आसाम अमेंड्स लो स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस काउंसिल। सबसे पहले तो भाई हमारे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 6th शेड्यूल आपको पता है तो वो किसकी बात करता है, तो वो ट्राइबल एरियाज की बात करता है, आर्टिकल 244। और इसी के अंदर हमने बात की हुई है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। देखो ट्राइबल एरियाज है, स्पेशली कौन से स्टेट्स हैं, तो एटीएमएम या फिर एएमटीएम, कैसे भी याद रखिए, ठीक है। एएमटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, या फिर एएमटीएम, सॉरी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कैसे भी याद रख सकते, ये मैप से भी याद रख सकते हैं इन स्टेट्स को। ये हमने नॉर्थ ईस्ट का, सॉरी थोड़ा सा और नजदीक से बना देते हैं ताकि इजी रहे। ये हमने मैप बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीचों बीच पड़ता है, वो पड़ता है आसाम। अब बॉर्डर बना दो, आसाम, ये आसाम है। आसाम के नीचे हमारा पड़ेगा मेघालय, ठीक है। मेघालय में यहाँ पे पड़ेगा त्रिपुरा और यहाँ पे पड़ेगा मिजोरम। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये आसाम, ये मेघालय एमजी, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम एमजेड। उसके ऊपर क्या पड़ता है, तो भाई यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड और यहाँ पे मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पड़ेगा बंगाल, WB। और इसमें से हम जो बात कर रहे हैं वही इस बेल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेल्ट की बात कर रहे हैं। ये वाला हमारा ट्राइबल एरियाज है अंडर 6th शेड्यूल। ओके, आपका अभी फर्ज क्या बन जाता है, आपको पॉलिटी खोल के पूरा का पूरा 6th शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज ठीक से पढ़ लेना है, वही आपका फर्ज है। हम यहाँ पे न्यूज कवर करेंगे। ओके, इस ट्राइबल एरियाज के अंदर जो ट्राइब्स है, कोई भी एरिया है उसके अंदर एक से ज्यादा कोई ट्राइब रह रही है और बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन में है, तो गवर्नर, गवर्नर वो एरिया को एज ऑटोनोमस रीजन डिमार्केट कर सकते हैं और उस ऑटोनोमस रीजन के लिए ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं, साथ ही साथ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लियो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बना सकते हैं। कौन कौन सी बनी हुई है आसाम के अंदर, तो बॉडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दिमा हसाओ काउंसिल और कार्बी एंगलोंग काउंसिल। ओके, दूसरी भी बहुत सारी है, जैसे मेघालय में गारो खासी जेंता हिल्स काउंसिल है, छोड़िए बहुत सारी है। ओके, ये जो भी काउंसिल होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो भाई 30 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। एक्सेप्शन है कि जो बॉर्डर एंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसमें 46 मेंबर है, उसमें थोड़े से ज्यादा है, तो एक्सेप्शन में ज्यादा हो सकते हैं। देयर इज नॉट मैंडेटरी कि भाई 30 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका टर्म जो होता है वो 5 साल का टर्म होता है। पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, सब कुछ पावर दे रखा है, बट ये सारे के पावर में गवर्नर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मुझे एक्सरसाइज कुछ करना है और कहाँ पे मुझे नहीं करना है। देखो है ना कि कैन क्रिएट और मॉडिफाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उन्हें ठीक लगेगा तो नई भी बना सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि भाई इसकी बॉर्डर चेंज कर दो, ऐसा कुछ भी। कहाँ पे है, तो 10 बनाई हुई है 4 स्टेट्स के अंदर, ये 4 स्टेट ये हमारे। ओके, अब ये बनाता कौन है भाई, कैसे बनेगी स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस काउंसिल, तो एक्ट पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और फिर जाके बनेगी। अभी के लिए मणिपुर में कितनी है, तो 6 काउंसिल बनी हुई है, ठीक है, हटाइए वो सब इंक्लूड, जरूरी नहीं है। पावर इन असम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर 34 सब्जेक्ट्स, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, लैंड, एजुकेशन एक्सेट्रा। ओके, असम ना बिल लेके आया था। इन शॉर्ट, ये जो भी काउंसिल होती है ना उसमें 5 साल ही होता है टेन्यूर, राइट। अगर 5 साल हो जाते हैं तो उन्हें इलेक्शन करवाना पड़ेगा, बट कई बार इलेक्शन डिले हो जाता है, तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या करना है भाई, तो 1 साल का तो एक्सटेंशन दे रखा है कि भाई डिले होता है, 1 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए, इट्स फाइन। बट अगर 1 साल के बाद भी आपने इलेक्शन नहीं करवाया है तो जो कंट्रोल होगा वो गवर्नर अपने हाथ में ले लेंगे। ओके, यहाँ पे भी लिखा है, देखो, गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस काउंसिल इफ इलेक्शंस आर डिलेड आफ्टर दैट एक्सटेंडेड टर्म। एक्सटेंडेड टर्म मतलब 1 ईयर की टर्म। अब ये जो एक्सटेंडेड टर्म है ना उसमें भी क्राइटेरियाज रखे गए हैं, शायद आपको और कहीं पे देखने को ना मिला, आई डोंट नो है कहाँ पे, पर पहले जो 6 महीने हैं वो हो सकता है कि भाई कोई जगह पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी
या फिर कोई पार्ट में लगी हुई थी तो 6 महीना आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, या फिर 6 महीने आपने बढ़ा दिए कि गवर्नर को लगा कि हाँ भाई अभी तो इलेक्शन हम नहीं करवा सकते हैं, तो इलेक्शन डिले हो गया। तो वैसे 2 बार 6-6 महीने बढ़ के 1 साल टोटल होता है, ठीक है? तो इट इज़ 6 मंथ प्लस 6 मंथ और टोटल 1 ईयर। और उसके बाद भी अगर इलेक्शन नहीं हो पाता है तब जाके गवर्नर अपने हाथ में कंट्रोल ले लेंगे। ओके, आपका काम क्या होगा, 6th शेड्यूल को पढ़ लेना आज के दिन ही। ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, देखो नाम में ही क्या है, इनोवेशन, पर ये कहाँ पे इनोवेशन कर रहा होगा, फाउंडेशन जहां पे होगा ना वहां पे, ठीक है? वैसे तो फाउंडेशन टर्म है बट हम ऐसे लिंक कर रहे हैं कि फाउंडेशन पे, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, ग्रास रूट लेवल। तो ये भी ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे हम इनोवेटर्स को लेके आते हैं, उसको रिकॉग्नाइज रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और रिवर्स प्रोवाइड करता है। ओके, कैसे करेंगे ये सब चीजें, तो भाई अवार्ड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेंगे। हर 2 साल में हम ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड्स देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड देते हैं, फिर फैब्रिकेशन लेबोरेटरीज बनाते हैं, पेटेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फिर माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड, मतलब कि इन शॉर्ट उनको पैसे की जरूरत है तो थोड़ा बहुत पैसा बांट दिया, ठीक है? और ये कैसे होगा, विथ सिडबी सपोर्ट। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ नहीं सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी। ओके, फिर है ग्रास रूट्स टू ग्लोबल मॉडल, कि मतलब दूर दूर तक उनकी मार्केट को बढ़ा देना है, जो भी इनोवेटर्स है ग्रास रूट लेवल पे, मतलब लोअर लेवल पे, एकदम नीचे वाले लेवल पे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए ग्रास रूट्स इनोवेशन क्या होता है, तो इंडिजीनियस सॉल्यूशन क्रिएटेड बाय एक्टर्स इन सिविल सोसाइटी एंड सपोर्टेड बाय लिमिटेड रिसोर्सेस। यस, एकदम नीचे के लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही होंगे, और ये काम क्या करेंगे, लोकल सिचुएशन को एड्रेस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना। एवरी ह्यूमंस वर ग्रास रूट्स इनोवेटर्स, ये वर नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये किसको भाई प्रमोट करता है, तो बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट करता है कि जो बॉटम में है वहां से हम ऊपर तक जाते हैं, तो आपका जो गवर्नेंस होगा वो प्रॉपर होगा। ये सोशली ड्रिवन है, क्रिएटिव और इंक्लूसिव बातें करता है। ये उसके एग्जांपल क्या है, तो हनी बी नेटवर्क इन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका की बात करें, टेक्नोलॉजी सोशल इंक्लूजन मूवमेंट इन लैटिन अमेरिका। क्या ये याद रखना चाहिए? यस, ये याद रखना चाहिए। मेंस में आपको ये बहुत काम आ सकता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये हनी भी याद रखिए, और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इंक्लूजन मूवमेंट इजी है याद रखना, कुछ खास है नहीं। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ट्रेडिशनल नॉलेज होगी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये वो नॉर्मल सब बात है। ओके, और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्यों ये रुक रहे हैं, तो भाई कोलाब्रेशन लिमिटेड है, रिसोर्स इतने हैं नहीं, एक्सपेंशन हार्ड होता है, और गवर्नेंस और लर्निंग चैलेंजेस भी इनके पास कॉन्स्टेंटली होते हैं और इवॉल्व होते हुए होते हैं, ठीक है? चलिए, इसके लिए क्या करें हम, तो भाई एक पॉलिसी लेकर आइए, अलग से ग्रांट्स प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा रेगुलेशन का फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई कीजिए, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस को बढ़ाइए, और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि वो और आगे बढ़ पाए। इतना है वो आप याद रखना, बाकी सब बेसिक है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मीटी ने लॉन्च किया है मल्टीपल इनिशिएटिव टू बूस्ट एआई इकोसिस्टम। ओके, अभी के लिए क्या हमारा चल रहा है, एआई के रिलेटेड। एआई आपको पता है क्या है, ठीक है? एआई जब भी आता है तो आपको याद क्या रखना है कि एआई जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, मतलब एआई टर्म देने वाले पर्सन कौन थे, तो भाई जॉन मैकार्थी, मैकार्थी, ठीक है? ये याद रखना, जॉन मैकार्थी ने ये टर्म प्रोवाइड की है। ओके, एआई मॉडल लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमने क्या क्या किया हुआ है, तो भाई भारत जेन फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज प्रोवाइडर है। ओके, फिर डिजिटल इंडिया भाषिनी, सॉरी 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 सॉरी, अरे गलती से शायद ना से ना बंद हो गया था, बट इट्स फाइन, चलिए जोड़ लेंगे। फिर डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है, याद रखना। इंग्लिश का गुजराती, गुजराती का इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी कर सकता है। फिर सर्वम वन एआई मॉडल, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन करता है, टेक्स्ट को समराइज करता है और कंटेंट को जनरेट कर सकता है। फिर है चित्रलेखा, चित्र, तो ये ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट करता है और उसको एडिट और जनरेट भी कर सकता है। फिर है हनुमान एवरेस्ट 1.0, ये एक मल्टीलिंगुअल एआई सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है 35 इंडियन लैंग्वेजेस को। ओके, काफी है ये लैंग्वेजेस के लिए मेजर। और दूसरे हमने क्या क्या लॉन्च किए हुए हैं, अभी अभी जो लॉन्च हुए हैं, पहला है एआई कोश। कोश, कोश मतलब ना ऐसा होता है जहाँ पे कुछ आप स्टोर करके रखते हो, वॉल्ट जैसा। तो यहाँ पे हम डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा एआई का डेटा है वो यहाँ पे स्टोर किया हुआ पड़ा रहता है। फिर है
इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, कंप्यूटर जैसा कुछ काम करेगा ना ये, तो कंप्यूट करने का, स्टोरेज नेटवर्क उसका काम करेगा। इसके रिलेटेड स्पेशल जीपीयू भी होगा, जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। यस, ये क्या है, तो ऐसा दिमाग लीजिए, दिमाग है इसका, जो भी दिमाग होता है ना कि कैसे काम करना, कोई भी परफॉर्मेंस कैसे देना, ये सब जीपीयू देखता है। फिर है एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, ये पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स को और कैसे इनहेंस करना है अपने स्किल, उसको सिखाएगा। फिर है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंदर ये बना हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी होते हैं, उनको भाई स्किल्स में बढ़ाने में मदद करता है और उनका इंप्रूवमेंट करता है। अच्छी बात है। चलिए, ये तो हम खुद बनेंगे या आप खुद बनोगे तब आप खुद इसको यूज कर पाओगे। ये अच्छा इनिशिएटिव है, हालांकि यूज इतना नहीं होता है। ओके, अदर इनिशिएटिव, इंडिया एआई स्टार्टअप, ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, इंडिया इनोवेशन चैलेंजेस, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स फेलोशिप। ओके, ये सब के सब आते हैं इंडिया एआई मिशन के अंदर, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। मीटी इसकी अम्ब्रेला प्रोग्राम की मिनिस्ट्री है। इम्प्लीमेंट इसको कौन करवाता है, तो इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, डीआईसी। याद रखना, ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि पूछा जाएगा ना तो ये उधर हमें नहीं आएगा, डीआईसी लिखा हुआ होगा तो। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंडिया एआई मिशन की डीआईसी है। ओके, अदर पिलर कौन कौन से हैं इंडिया एआई मिशन के, तो एआई कंप्यूट ऊपर देखा हमने, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड फ्यूचर स्किल्स। ये सारे के सारे इंडिया एआई के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, अभी ये वाला देख लीजिए। यूएन वुमन रिलीज वुमेन्स राइट्स इन 30 years आफ्टर बीजिंग। ओके, सबसे पहले तो ये है क्या बीजिंग, तो देखिए, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये हमारा आया था 1995 में, लिख देता हूं मैं, 1995 में। उधर से लेकर अब तक जो जो हमने ये इसमें डिसाइड किए थे गोल, उसको कितना हम अचीव कर पाए, उन सबकी यहाँ पे बातें चल रही है। ठीक है, ये अडॉप्ट कब कैसे हुआ था, तो अडॉप्टेड एट यूएन फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ओके, इसमें क्या क्या अचीव हम नहीं कर पाए, मतलब बुरी चीजें क्या क्या है, अभी भी 20% जितना लेस अर्निंग करती है वुमेन, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रही है, और उनमें से निकालने में वुमेन को 137 years लग जाएंगे। आप सोचिए, बहुत बुरी बात है। फिर वायलेशन और सेफ्टी, 1 in 3 वुमेन सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस को भी फेस करती है। 53% जितने एक्सपीरियंस करते हैं जेंडर बेस्ड बायसेस ऑन ऑनलाइन या फिर अब्यूजेस ऑनलाइन। 25% जितनी कंट्रीज है जो कि बैकलैश अगेंस्ट वुमेन राइट्स के लिए रिपोर्ट हुई हमारी। फिर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में हम देखें तो ये तो अच्छी है, चलो 87 कंट्री में वुमन लीडर है, बट हम उसको यूज नहीं करते। हम बोलते हैं कि 27% सिर्फ पार्लियामेंट्रीज में वुमन है और 36% जितने लोकल सीट्स में है। क्लाइमेट की बात देखें तो 2050 तक 236 मिलियन वुमन फेस करेगी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को। जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज में 45% जितनी, सॉरी 54% जितनी ही कंट्रीज है जो कि ट्रैक करती है जनरल इक्वालिटीज को, और उसमें से भी 26% ही जितनी है जो कि मीट करती है। मतलब एकदम बकवास है। हमें इसमें याद क्या रखना है, देखो प्रीलिम्स के लिए तो कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म काफी है, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, क्योंकि वुमेन के साथ रिलेटेड है, वुमेन का हर एक क्वेश्चन हर एक प्रीलिम्स में आता ही आता है। साथ ही साथ ये यूएन की कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था 1995 में, इतना याद रखना काफी है प्रीलिम्स के लिए। बट मेंस के लिए आपका क्या काम आ सकता है, तो मेंस के लिए याद रख लिए, ये 1 in 3 सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंसेस। फिर भाई ये फूड इनसिक्योरिटी का याद रखिए, 236 मिलियन बाई 2050। और ये पार्लियामेंट्री का याद रखिए कि 27% जितनी ही वुमेन हमारी पार्लियामेंट्री में रिप्रेजेंटेशन लेती है। इंडिया की बात नहीं चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड की बात चल रही है पूरे। ओके, वे हेड क्या है, अभी तक देखो क्या अचीवमेंट कर लिया है, तो भाई लीगल रिफॉर्म में 1531 लॉज पास हो चुके हैं सिंस 1995। फिर जेंडर जी की जॉब होती है वो पहले से बड़ी है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हुआ है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या लिखा है, बैन कर दिया है हमने बहुत सारी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन को, इसलिए कम हुआ है। फिर वुमेन इन पॉलिटिक्स भी पहले के मुकाबले डबल हो चुकी है 1995 से कंपेयर करें तो। फिर वायलेंस जो है वो 88% कंट्रीज में लॉज आ गए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ। फिर सोशल प्रोटेक्शन में फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट को करने के लिए 1/3 जितना हमारा जो फंडिंग था उसको हम बढ़ा दिए हैं। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स में जेंडर इक्वालिटी फोरम और पैक्ट फॉर फ्यूचर है, सब बहुत कुछ हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए और क्या अच्छा करने की जरूरत है, भाई डिजिटल जेंडर गैप को आप कम कीजिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वायलेंस को एंड कीजिए, वुमेन को लीडरशिप में प्रमोट कीजिए, पीस सिक्योरिटी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को बढ़ाइए, और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर फोकस कीजिए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब नॉर्मल है, इसमें कुछ याद रखने का खास है नहीं।
ओके, ये बड़ी भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, बड़ी न्यूज़ सारी हो गई है। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। ओके, सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। ये किसी का कन्वेंशन है, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है? क्लस्टर म्यूनिशन की। क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। देखो कोई बहुत सारे मिसाइल छोड़ते हैं, ठीक है, वॉर के दौरान। तो कोई ना मिसाइल ऐसी होती है जिसके अंदर छोटे-छोटे बॉम्ब होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये एक मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है और इसके अंदर ना छोटे-छोटे बहुत सारे बॉम्ब हैं, अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग ऐसे बहुत सारे बॉम्ब हैं, क्लस्टर में बॉम्ब भरे हुए हैं। होगा क्या? जब ये मिसाइल को मैं फायर करूँगा यहाँ से, ये मिसाइल यहाँ से फायर हुई और रास्ते में ना ये जब फूटने वाली होगी ना उस वक़्त ये टूट जाएगी बहुत सारी। तो रास्ते में एक बॉम्ब यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया। तो एक साथ बहुत सारे बॉम्ब ये छोड़ देती है। कोई एक्यूरेसी ऐसी नहीं है, बट ये डिस्पर्स हो जाएँगे बॉम्ब इधर-उधर, लेफ्ट राइट हर जगह पे। तो यही है क्लस्टर बॉम्ब, ठीक है? क्योंकि ग्रुप में बॉम्ब फूट रहे हैं। रिसेंटली ऐसे बोल रहे हैं कि रशिया के बाजू की कंट्री जो है लिथुआनिया, इन्होंने ये जो कन्वेंशन है उससे विथड्रॉ कर लिया है क्योंकि भाई हमें तो रशिया के पास रहना है, तो हम इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं बनते हैं। इस कन्वेंशन का पार्ट बनने का मतलब क्या है कि आप क्लस्टर बॉम्ब का यूज नहीं करोगे, स्टॉक पाइल नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सब प्रोहिबिट है। और ये प्रोहिबिट कैसे है? तो लीगली बाइंडिंग है कि भाई आपको करना ही करना है और अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अच्छी बात है भाई। फिर क्लस्टर बॉम्ब आउटकम, ये जो कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर बॉम्ब, आउटकम कैसे आया था? तो ऑस्लो डिक्लेरेशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन से आया हुआ था। तो लिथुआनिया ने इससे विड्रू कर लिया कि भाई हम इसके पार्ट नहीं है। और कौन कौन सी कंट्रीज है जो इसके पार्ट नहीं है? तो इंडिया पार्ट नहीं है, रशिया, चाइना, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज है जो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लस्टर बॉम्ब आप समझ गए। ओके, क्लस्टर बॉम्ब होता है ना, उसी के जैसा एक दूसरी चीज होती है, वो होता है MIRV। MIRV ना टेक्नोलॉजी है, वो कोई बॉम्ब बम नहीं है। इसमें क्या होता है? एक मिसाइल है हमारी, ठीक है, और एक मिसाइल के अंदर ही ना 3-4 ऐसे टारगेट होते हैं। ऐसी 3-4 मिसाइल फिट होती है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, एक के अंदर दूसरी 4 फिट है। और ये चारों की चारों, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चारों की चारों अलग-अलग टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब यहाँ पे रामू खड़ा है, यहाँ पे राजू खड़ा है, यहाँ पे चिंटू खड़ा है और यहाँ पे पिंटू खड़ा है। ये बहुत दूर-दूर होंगे, ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। पर ये एक ही मिसाइल को हम फायर करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक मिसाइल निकलेगी और ये MIRV टेक्नोलॉजी है, MIRV। तो ये 4 जो है आगे हमने मिसाइल फिट किए ना, ये चारों अलग-अलग टारगेट को हिट कर सकती है। एक साथ चारों अलग-अलग टारगेट को हिट कर सकती है, यही है MIRV। और ऐसे सिर्फ 4 नहीं होते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अपना मिसाइल अलग-अलग हो सकते हैं, किसी में 8 हो, किसी में 10 हो। तो ये काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी। MIRV का भाई फुल फॉर्म क्या होता है? तो M का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल, आई का मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट। फिर अ, बीच में आता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट। फिर है री एंट्री, V फॉर व्हीकल का पता। ओके, इन शॉर्ट ये अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है। फिर है सी डॉट त्रिनेत्र। तो ये एक AI पावर्ड इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। दैट्स इट। किसने इसको बनाया है? तो भाई सी डॉट ने बनाया है, क्योंकि नाम ही इसका सी डॉट है, ठीक है। सी डॉट क्या है भाई? तो सी डॉट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और ये एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की तरह काम करेगा, सबको बचाएगा, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो केरला पुलिस के लिए लॉन्च किया है फॉर डिजिटल सिक्योरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, गोल्डन डोम। तो भाई आपने ईरान का ईरान क्या, इसराइल का आयरन डोम पता है आपको, राइट? आयरन डोम करता क्या है कि ये कोई शहर है, ये बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ भी आप बना लीजिए, ये पूरा का पूरा शहर है, ये झाड़ बाड़, इसके यहाँ पे ना हमने जगह जगह पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिट की हुई है। यह भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल डिफेंस, ये मिसाइल डिफेंस, ये मिसाइल डिफेंस। अभी ये ना आपके ये जो कंट्री है या फिर ये शहर है, इसके ऊपर अगर कोई भी मिसाइल हिट होती है तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, उस वो सामने से अपनी मिसाइल लॉन्च करेगा और रास्ते में ही जो अटैक हुआ है उस मिसाइल को तोड़ देगा, ये यहाँ पे ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये शहर तक किसी मिसाइल को पहुंचने ही नहीं देगा। तो ये एक इनविजिबल डॉम की तरह, शील्ड तरह बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं आयरन डॉम। ये आयरन डॉम किसका है? इसका नाम है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ये नाम है, वो नाम है आयरन डॉम। और वो किसका है? तो इजराइल का है। हमारे पास क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? यस है हमारे पास। हमारे पास है, वो है S-400। और भी है, पैड ऐड हम रखते हैं, आकाश है, ठीक है, पृथ्वी है, उनका भी यही काम है, डिफेंस सिस्टम का ही ये पार्ट है। बट इट्स फाइन, S-400 मेन आप याद रखोगे। इसी के जैसा यूएस का भी है, थार्ड बनाया हुआ है यूएस ने, थार्ड।
और एक और यूएस बोल रहा है कि हम बनाएंगे जिसका नाम है गोल्डन डॉम, ठीक है, गोल्डन डॉम, इट इज मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ऑफ यूएस, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। ये आयरन डॉम से इंस्पायर है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन डॉम रखा है, ठीक है। फिर है बांगस वैली, सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है ये, तो कश्मीर के अंदर पड़ती है और एलओसी के नजदीक पड़ती है। ओके, कायदे से देखो मैं आपको बता दूं तो कहाँ पे आएगी, तो अपना कश्मीर कैसा है, यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ, फिर ये जो एरिया है ये हमारा कश्मीर का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पड़ता है एलओसी सॉरी, ये वाला एरिया, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे हमारा एलएसी है, ये वाला है हमारा एलओसी है, ओसी, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। एलएसी हमारा चाइना के साथ है, ठीक है, और एलओसी हमारा पाकिस्तान के साथ है, बॉर्डर। अब इसी बॉर्डर के एरियाज में ये एलओसी जो है पाकिस्तान वाला, उसके ही एरिया में एक वैली पड़ती है जिसका नाम है बांगस वैली। ओके, मैंने ये आपको क्यों मैप करके बताया, ताकि आपको लोकेट हो कि हाँ ये इसी एरिया में पड़ती है, ठीक है। और दूसरा है, ऐसा आपका प्रैक्टिस होगा ना, मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करता हूँ, अगर प्रैक्टिस होगा तो आपको मेंस में काफी इजी पड़ेगा कि हाँ कैसे लिखना है मुझे। ये देखो 2 सेकंड में मैंने मैप भी बना दिया और लिख भी दिया। तो अगर सिक्योरिटी का क्वेश्चन और ऐसे आप मैप बना के आओगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बेंगस वैली ट्रांस हिमालयन रीजन एरिया ऑफ कश्मीर में आता है, ठीक है। इस एरिया, ये जो बेंगस वैली है उसको हम 2 एरिया में डिवाइड करते हैं, एक है प्रिंसिपल वैली मतलब बड़ी वैली, और एक है छोटी वैली स्मॉलर वैली। ओके, दोनों का नाम क्या रखा है, जो बड़ी है उसका नाम है बोध बंगस यानी कि बिग बंगस, और ये इलिप्टिकल बाउल के जैसे शेप के जैसी, मतलब वैसा उतना वो लाइन बनाती है। और जो छोटी है उसका नाम है लेकूट बंगश या फिर लकूट बंगश। इसका बायोम कैसा है भाई, तो ग्रासलैंड्स का बायोम है, ताइगा कॉनिफरस ट्रीज यहाँ पे मिलता है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। और और ये जो यहाँ पे जो कॉरिन फॉरेस्ट फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बुदलू बोलते हैं, बुदलू, ये आप याद रख लो। और यहाँ पे हमें मिडोज भी देखने को मिलते हैं, ग्रीन मिडोज, ठीक है, ये मिडोज ही है, ऐसा समझो। यहाँ पे जो पहाड़ वहाड़ हल्का सा दिख रहा है ये सब मिडोज ही है। मिडोज मतलब ग्रासलैंड्स और पहाड़ वाले ग्रासलैंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय, देखो किसी भी कोई मटेरियल मैं बना रहा हूँ उसके अंदर वो खराब ना हो जल्दी से, इसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल अगर मिक्स करता हूँ कोई पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, ठीक है, कि भाई आयरन 10%, स्टील 10%, फिर जिंक 5%, ऐसा कुछ भी मिक्सचर में बनाता हूँ और उससे मैं कोई अलॉय बना रहा हूँ, अलॉय मतलब कोई एक नया सा मेटल में बना रहा हूँ, तो ये है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। ये फायदा क्या होता है, तो ये जल्दी से बिगड़ता नहीं है, इसकी फटीग लाइफ ज्यादा होती है। फटीग लाइफ मतलब क्या, फटीग लाइफ मतलब उसका पूरा का पूरा लाइफ टाइम, जब से वो सर्विस में है और तब से लेकर वो जब तक फेल नहीं हो जाता, मतलब जब से खत्म नहीं हो जाता, बिगड़ नहीं जाता, टूट फूट नहीं जाता, तब तक की जो लाइफ टाइम है वो फटीग लाइफ टाइम है। ओके, तो यही है, बस अलॉय हमने बनाया है। ये जो बनाया किसने है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बैंगलोर ने बनाया है विद द सपोर्ट ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है वो कौन से एक्ट के थ्रू बना हुआ है, शायद उसी का नाम और उसी का एक्ट 2016 है शायद यार, नहीं नहीं 16 नहीं, रिसेंट का ही है, शायद 24 या 23 है, 24 या 23 है, छोड़िए इग्नोर कीजिए जो भी हो। चलो, फिर है फाकलैंड आइलैंड, ये कहाँ पे पड़ते हैं भाई, तो अपना जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, ठीक है, नॉर्थ क्या साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है हमारा, उसके एकदम साउथ में हमारे पड़ते हैं यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड। ये फाकलैंड आइलैंड ब्रिटिश की ओवरसी टेरिटरी है, मतलब ब्रिटिश के दूर दूर जो रीजन होते हैं उसको हम ओवरसी टेरिटरी बोलते हैं। ब्रिटिश तो ये छोटा सा यहाँ पे यूरोप में, और उसके जो टेरिटरी है छोटी 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 वो बहुत सारी जगह पे है, जैसे ये फाकलैंड आइलैंड है। फिर इंडियन ओशन में हम आए तो अभी तो चलो मडागास्कर को दे दिया है, बल्कि वो अपना था शागोस आर्किपेलागो, शागोस इंडियन ओशन में आ पड़ता है शागोस। यहाँ पे अगर हमारा इंडिया है, यहाँ पे ऐसा साउथ में पड़ता है एकदम, मालदीव के भी नीचे पड़ता है थोड़ा, यहाँ पे हमारा मालदीव्स पड़ता है ऐसे, यहाँ पे पड़ता है। ओके चलो इग्नोर कर जो, कहाँ पे थे हम, यस फाकलैंड आइलैंड, तो ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है और अर्जेंटीना के पास में पड़ती है क्योंकि ये अर्जेंटीना है, तो डेफिनेटली अर्जेंटीना और जो अपना ब्रिटिश है उनकी तो लड़ाई चल रही होगी, यस लड़ाई चलती है भाई। इसके रिलेटेड वॉर भी हो गई है, 1982 में फाकलैंड वॉर हुई थी जिसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे, ठीक है, और अभी भी इसीलिए उनकी टेरिटरी है और वो ओवरसी सब मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे देखो यहाँ पे जो गवर्नेंस है ना वो तो सेल्फ गवर्नेंस है, वो खुद अपना रूल देखेंगे, बट जब बात आएगी डिफेंस की या फॉरेन अफेयर्स की
तो ब्रिटिशर्स देखेंगे। ओके। जो रशिया सॉरी अर्जेंटीना वाले हैं वो अपना क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी हमें दे दीजिए जाए, और वो उनको मालविनास बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो करंट निकलता है ना, ओशन करंट जो यहाँ से निकलता है, कोल्ड कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है, ये वाला। एक तो इसको फाकलैंड करंट बोलते हैं, सॉरी फाकलैंड, और दूसरा इसको मालविनास करंट बोलते हैं, क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग है ना, फाकलैंड या फिर मालविनास, दोनों याद क्या आपको रखना है कि ये कोल्ड करंट है, दैट्स इट। और ये जो एरिया है ना फिशरीज में बहुत ही रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि यहाँ से जो ऊपर से करंट आता है वो वार्म करंट है, ब्राजीलियन करंट, और जब भी कोल्ड या वार्म करंट मिलेंगे तो फिशिंग ग्राउंड अच्छे हो जाएंगे, इसलिए फिशिंग ग्राउंड अच्छा है यहाँ पे। इसको डिवाइड करते हैं वेस्ट फाकलैंड और ईस्ट फाकलैंड में, ठीक है। चलिए, न्यूज में क्यों था? तो हमारे भाई आईएनएस तारिणी आपको पता है पूरे भाई ग्लोब की सफर कर रही है। लास्ट टाइम हमने देखा था वो पैसिफिक ओशन के जो पॉइंट नीमो है, पॉइंट नीमो, वहां पे पहुंचे थे। ये मोस्ट सदर्न पॉइंट है जहां पे कोई पहुंचा है, एकदम साउथ में अंटार्कटिक बाजू, तो वहां पे ये लोग पहुंचे थे। अभी ये फाकलैंड आइलैंड की और पोर्ट स्टैनली में पहुंचे हैं, यहाँ पे अपना प्लॉट स्टैनली है, वहां पे पहुंचे हैं। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इसका नाम क्या है? तो नाविका सागर परिक्रमा, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 वुमन ऑफिसर्स ही कर रही है, नेवी की ऑफिसर्स। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमईज। रिसेंटली जो हमारा बजट है ना 25 का वाला, वहां पे हमने बात की है कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक चाहे कि वो एमएसएमई के क्रेडिट वर्दीनेस को देखना चाहती है कि भाई ये एमएसएमई क्या कितना अच्छा क्रेडिट रहा है, मतलब अगर लोन लेते हैं तो कितना अच्छे तरीके से चुकाते हैं, नहीं चुकाते हैं, क्या भी कुछ भी। तो अगर उन्हें देखना है तो बैंक चाहे तो वो अपना एक असेसमेंट मैकेनिज्म बना सकती है, और वो खुद देख भी सकती है। उन्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। वो खुद असेसमेंट कर सकते हैं पर्सन के, भाई कोई जीएसटी डेटा को वो देख लिया, ठीक है, फिर एपीआई डेटा को देख लिया, ओटीपी के थ्रू उसके मोबाइल ईमेल्स को चेक कर लिया, पैन ऑथेंटिकेशन से इन शॉर्ट सब कुछ वो देख सकते हैं, दैट्स इट। ओके, तो बस आइडेंटिफाई करना कि भाई ये पैसा दे पाएगा कि नहीं पाएगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को आइडेंटिफाई करना वो बैंक खुद कर सकती है, ये हमने बजट में बोला हुआ है, हटाइए। ओके, फिर है निप्रो रिवर, अच्छा ये तो हमने कर लिया है, खत्म। ओके, यहाँ पे आ जाइए बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ पे पड़ता है? तो वही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, जो अपने आइलैंड्स की सब छोटी छोटी कंट्रीज है, इसमें से एक बारबाडोस है। देखो यहाँ पे आ जाइए, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया, और इनके बीच में आइलैंड के चेन पूरी की पूरी आती है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये कौन सी चैनल है? मुझे चैनल का नाम बता दीजिएगा आपको अगर पता हो तो। फिर ये जो पेनिनसुला है, ये कौन सा पेनिनसुला है ये भी बताना। गल्फ, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखो उत्तरा ना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे ना एक पड़ता है अपना बे, ये बे का नाम है गोंतानामो बे। मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है गोंतानामो बे, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जो जो भी यूएस लोग अभी निकाल रहे थे ना, कि यूएस से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उन सबको निकाल रहे थे, उन सबको निकाल के यूएसए ने यहाँ पे रखा था गोंतानामो बे के अंदर। क्यों यहाँ पे रखा था यूएस ने? क्योंकि ये यूएस टेरिटरी तो क्यूबा की है, उसकी सॉवरेनिटी है, बट ये यूएस अभी चलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सब यूएस करता है। क्यों करता है? क्योंकि यूएस ने इस एरिया को लीज पे ले लिया है कि ये एरिया थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे, थोड़ी देर क्या 99 ईयर्स की लीज के लिए है, तो हम चलाएंगे। तो ये गोंतानामो बे है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूएसए, बट जो सॉवरेनिटी है कि किसका मेन मालिक कौन है, जो तो वो क्यूबा है, ठीक है। इसी एरिया में जो हमारे लोग थे इंडियंस, उनको रखा गया था, फिर यहाँ से हमने उठा के लेके आए थे वापस अपने इंडिया के अंदर। तो ये याद रखना, गोंतानामो बे। ओके, अभी ये जो आइलैंड्स है, ठीक है, ये आइलैंड्स को हम एंटिलीज चेन में बताते हैं, एंटिलीज आर्किपेलागो, एंटिलीज आइलैंड्स। ये जो बड़ा मैंने आपको बॉक्स बनाया हुआ है, ये जो है ना वो ग्रेटर एंटिलीज है, ग्रेटर एंटिलीज। और यहाँ पे जो छोटा चेन पड़ता है ना ये वाला, ये है लेसर एंटिलीज, ठीक है, सॉरी, अरे यार, ये है लेसर, ठीक है, लेसर एंटिलीज। ओके, क्या बारबाडोस भी इसी का पार्ट है? देखो कायदे से बारबाडोस इज नॉट पार्ट ऑफ लेसर एंटिलीज, बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि यस बारबाडोस इज अ पार्ट, उसके जो विंडवर्ड साइड है उसका पार्ट है ये। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट पार्ट ऑफ नियर बाय आर्किपिलागो ऑफ लेसर एंटिलीज बट यूजुअली ग्रुप्ड विथ इट, कि उसके साथ ग्रुप में बनाया जाता है, क्योंकि लेसर एंटिलीज है उसके ये विंडवर्ड साइड में आता है। देखो ये जो एंटिलीज है ना, उसमें भी हमने विंडवर्ड और लीवर्ड साइड बताई हुई है। जो साउथ वाले आइलैंड्स आते हैं साउथ में,
उनको हम बोलते हैं विंडवर्ड, क्योंकि विंडवर्ड साइड कौन सी होती है, जहां से सबसे पहले पानी आएगा, और लीवर्ड मतलब जहां से खत्म हो गया होगा। तो नहीं पता तो जियोग्राफी ठीक से पढ़िए, और एक्चुअली आपको नहीं पता ना तो आप 25 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, वही सही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। विंडवर्ड, तो साउथ वाले हैं उनको विंडवर्ड बोला है, और जो नॉर्थ वाले हैं हमारे, ठीक है, उनको लीवर्ड बोला है। और ये किसका पार्ट, ये सारे के सारे कौन है, लेसर के पार्ट है। ओके, सॉरी। तो देखिए, इट इज आइलैंडिक कंट्री, करेबियन सी का, करेबियन सी के अंदर पड़ती है, अटलांटिक नॉर्थ सी का पार्ट है, ठीक है ठीक है। लेसर एंटिलीज, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ एक्सटेंड करता है, वर्जिन आइलैंड टू ग्रेनेडा, ठीक है, वो सब जरूरी नहीं है आपको याद रखना। ओके, ये न्यूज में क्यों था, तो ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया है एज ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। क्यों, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान एक्सेप्शनल लीडरशिप दिखाई थी, क्योंकि इन सबको हमने फ्री में वैक्सीन बांटी थी इसलिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, एक काम करना, लास्ट ईयर में मतलब 24 से लेकर अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर जी को अवार्ड मिले हैं ना, एक बार उसे पढ़ के जाना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, गूगल कर लेना, और एक बार पढ़ना, क्योंकि पता नहीं कब आ जाएगा अवार्ड। हर साल देखो एक क्वेश्चन आता है अवार्ड से, हर साल। अब तक ये नहीं आया हुआ है, तो अगर आ जाए तो हमें पता हो, सिर्फ आएगा क्या कि भाई मैच द फॉलोइंग, और नीचे बताएगा कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट। ओके, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।